आगे के चैप्टर पे आते हैं। तो अगला चैप्टर है अपनी लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये सीएस के स्टूडेंट अधिकतर को पता ही है लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है और ये पहले पढ़ चुके हो। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि लॉ को अब मैं दो भागों में बांटूंगा, एक होता है अनकोडिफाइड, दूसरा होता है कोडिफाइड एक्ट। तो जिसके पीछे ईयर लग जाता है ये सारे आपके कौन से कोड कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोडिफाइड एक्ट, और जिनके पीछे एक्ट नहीं है ये कहलाएंगे अनकोडिफाइड एक्ट। अब यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, ये भी कौन सा है, तो ये कोडिफाइड एक्ट है क्योंकि इसको 2000 ईयर में पार्लियामेंट में लाया गया था। अब इसके बाद अब अपन 5 चैप्टर को अलग करने के बाद लॉ ऑफ टॉर्ट लिमिटेशन एक्ट। तो लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट अनकोडिफाइड एक्ट है जो टाइम पे कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं, इसी को कानून या लॉ बना दिया गया है। फिर अपन ने लिमिटेशन एक्ट में आपको लिमिट बताई गई है किसी भी केस को करने की कि एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, इस टाइम के अंदर अंदर आप कोर्ट में केस कर सकते हो। टाइम बीत जाने के बाद कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता, कोर्ट आपको भगा देगी। सिविल प्रोसिक्यूटर कोड, सिविल प्रोसिक्यूटर कोड अगर आप पैसे से रिलेटेड कोई क्राइम करते हो तो वहाँ पर पूरा सिविल प्रोसिक्यूटर कोड 1908 एप्लीकेबल हो जाता है। फिर इसके बाद है इंडियन पेनल कोड एक्ट 1860, यानी इसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन आईपीसी, और इसको सिविल को बोलेंगे सीपीसी। सीपीसी पूरा रुपए पैसे के लिए है और आईपीसी पूरा क्राइम के लिए है। तो अपना जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड है इसमें क्या है, इसमें 2 तरह के लॉ है, एक तो है सब्स्टिट्यूट लॉ, एक है प्रोसेसर लॉ। सब्स्टिट्यूट लॉ में कुछ बातें, कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशन और कुछ रूल्स है जो आपको नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मर्डर, चोरी, रेप, ये करना गलत बात है, लेकिन फिर भी आपने कर दिया तो अब यहाँ पर आप पर इंडियन पेनल कोड एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो और इसको एप्लीकेबल अगर करेंगे तो यहाँ पर अपने पास प्रोसेसर कोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई रॉन्ग होता है तो इंडियन प्रोसेसर कोड एप्लीकेबल हो जाता है। फिर इंडियन प्रोसेसर कोड में एक प्रोसेस रहेगी। क्या प्रोसेस रहेगी, मान लीजिए आपने चोरी की है तो चोरी करने पर सबसे पहले एक एफआईआर पुलिस थाने में आपके खिलाफ दर्ज होगी। फिर एक पुलिस ऑफिसर इसकी क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करके इसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देगा, और मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अगर उसे लगता है कि इंक्वायरी की और ज़रूरत है तो वो पुलिस को बोलेगा इस मामले में और इंक्वायरी की जाए, और अगर उसे लगता है कि इंक्वायरी पूरी हो गई तो वो इस मामले में आपको सजा दे सकता है, या ट्रायल शुरू हो सकता है कोर्ट में। ट्रायल का मीन्स अब आपके गवाहों और इनकी सुनवाई की जाएगी। तो अब यहाँ पर अपन ने देखा ना, क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर कोर्ट में पूरी एक प्रोसेस होती है, यहाँ पर सबको सुना जाता है। अब अगर चोर ने चोरी भी की है तो उसका पक्ष भी सुना जाएगा, और जिसके पास चोरी हुई है या जिसके साथ गलत हुआ है उसका पक्ष भी सुना जाएगा। तो सीपीसी 1973 अपने को ये बताता है कि जब आईपीसी एप्लीकेबल होता है तो सीपीसी की पूरी प्रोसेस एप्लीकेबल हो जाएगी 1973 वाली। फिर इसके बाद अगला चैप्टर आता है अपना इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट अपना 11वां लेसन है। अब नाम से पता चल रहा है ना, एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो अपना कानून पूरा सबूत के आधार पर चलता है। तो कौन से सबूत वैलिड है, कौन से सबूत माने जाएंगे, कौन से सबूत नहीं माने जाएंगे। और ये पता है आपको, सबूत 2 तरह से होते हैं, एक सबूत होता है ओरल, एक होता है रिटन। मान लो आपका अगर कोई कहे कि मैंने मेरी आंखों से देखा है उसने उसका मर्डर किया, यहाँ पर अपन ये कहेंगे कि ये एक ओरल सबूत या एविडेंस है। तो अपनी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसीलिए बनाया गया है। कौन कौन से एविडेंस को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, कौन कौन से एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं है, और सबूत या एविडेंस है तो ओरल है या रिटन है। जैसे मान लो आपने किसी को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया तो ये एक रिटन एविडेंस है। चेक या जो भी बिल रिसीवेबल है ये एक रिटन एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर ओरल और रिटन सबूत को देखा जाएगा कि आपके पास कौन कौन से सबूत, तो सबूत ओरल है या रिटन है ये देखा जाएगा। फिर अगला है अपना स्पेशल कोर्ट ट्रिब्यूनल अंडर कंपनी एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। स्पेशल कोर्ट
अब आपने देखा क्राइम का पूरा मामला क्राइम में चला गया, तो ऐसे ही क्राइम भी जैसे जैसे दुनिया अपग्रेड हो रही है, क्राइम भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। अब मान लीजिए इसमें ऐसा कोई क्राइम है जो कंपनी से रिलेटेड है, तो कंपनी से रिलेटेड जो क्राइम होंगे वो साले स्पेशल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अंडर द कंपनी एक्ट एंड अदर लेजिस्लेशन व्यवस्था में चले जाएंगे। यानी कंपनी लॉ, एनसीएलटी का नाम सुना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो एनसीएलटी जो है वो भी एक क्या है अपनी, वो एक स्पेशल कोर्ट है। एक ये सुना होगा एनसीसीएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये सब क्या है, ये सारी कोर्ट ही है, बट ये सारी कोर्ट कौन सी कोर्ट कहलाती है, ये सारी स्पेशल कोर्ट कहलाती है। क्यों? क्योंकि इनमें केवल इन्हीं स्पेशल मामले ही सुने जाते हैं। तो स्पेशल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अंडर कंपनी एक्ट एंड अदर लेजिस्लेटिव, ये सारा सेबी और इन सब के लिए होता है। तो सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर को कब लगता है, ये तब लग जाता है जब आप आईपीसी को फॉलो नहीं करते हैं। तो जब आईपीसी को आप फॉलो नहीं करते हैं तो सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल हो जाता है। और दूसरा होता है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो यहाँ पर 1908 और इंडियन पेनल कोड 1860 दोनों दो अलग अलग चीज़ें। सिविल पैसे के मामले में लगता है और इंडियन पेनल कोड क्राइम के मामले में लगेगा। क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर, यह भी मैंने समझाया, पूरी एक प्रोसेस होती है, जैसे पुलिस द्वारा इंक्वायरी करना, उसकी रिपोर्ट बनाना, ये सारा। इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा भी अपन ने, सबूत दो तरह के होंगे, या तो होगा ओरल या होगा रिटर्न। फिर इसके बाद आते हैं अपन स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट कंपनी से रिलेटेड जो कोर्ट है वो सारी स्पेशल कोर्ट कहलाती है। फिर है आर्टिफिशियल एंड कॉन्स्टिलेशन 1906। आर्टिफिशियल एंड कॉन्स्टिलेशन जो कोड है ये आपको award resources against the award counseling and meditation। एजुकेशन एंड काउंसलिंग एक्ट 1963 को समझने के लिए चलो अपन यूँ समझ लो आप कि इंडिया में बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े, जितने मतलब लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए कोर्ट पे। अब कोर्ट इन केस को कभी कभी तो ये हो जाता है कि केस करने वाले की डेथ हो जाती है, फिर भी वो केस उसके नाम से चलता रहता है। तो इंडिया में लोगों की बड़ी खराब हालत है। तो इस हालत को सुधारने के लिए ही गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशन एंड काउंसलिंग एक्ट 1960 बनाया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपका कोई छोटा मोटा केस है, मामूली केस है, और ये लगता है कि इसकी अगर 1 या 2 बार हियरिंग हो जाए तो ये केस निपट जाएगा, तो ऐसे केस के लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक एक्ट बनाया 1960 में। और इसमें या तो IAS ऑफिसर या कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज ऐसा पर्सन होता है, और छोटे मोटे जो केस होते हैं वो इन कोर्ट में निपटा दिए जाते हैं। यानी आपको कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो मैटर था वो कोर्ट तक जाने जैसा ही नहीं था। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उनको डालेंगे अपन एजुकेशन एंड कॉन्स्टिलेशन एक्ट 1960 में, क्योंकि ये छोटे मोटे केस होते हैं और ये केस इजी वे में सोल्व हो सकते हैं। केवल कुछ गलतफहमी की वजह से एक दूसरे ने केस किया है, तो ऐसे केस का अलग से कोर्ट में फैसला किया जाता है, वो कहलाता है एजुकेशन एंड कॉन्स्टिलेशन एक्ट 1968। फिर है अपना अगला स्टाम्प, इंडियन स्टाम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब इन दोनों को भी आपको एक साथ ही पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर रियल में भी दोनों जुड़े हुए ही रहते हैं। पहले पढ़ते हैं अपन स्टाम्प, इंडियन स्टाम्प एक्ट। अब इंडियन स्टाम्प एक्ट को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा रुपए, पैसे को, क्योंकि ये सबको पता है कि गवर्नमेंट बिना पैसे के नहीं चलती है। अब गवर्नमेंट को भी चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और जब गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट अपना जो पैसा इकट्ठी करती है ना, वो 2 तरीके से कर सकती है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, एक होता है कैपिटल रेवेन्यू, दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के पैसे इकट्ठा करने के 2 सबसे बड़े सोर्सेज है। अगर गवर्नमेंट जो कैपिटल रिसिप्ट्स करती है या रेवेन्यू रिसिप्ट्स करती है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स में भी
दो होते हैं, एक होता है लोन लेना या कोई कंपनी बेच देना। जैसे गवर्नमेंट ने मान लो अपनी एयर इंडिया बेच दी और पैसे इकट्ठे किए, तो ये कौन सा रिसिप्ट कहलाएगी? ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। ऐसे ही गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट जो करती है वो दो तरीके से करती है, एक तो टैक्स है और दूसरा नॉन टैक्स। तो अपना स्टाम्प ड्यूटी एक नॉन टैक्स में चला जाएगा और ये गवर्नमेंट के नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट का एक एग्जाम्पल है। तो गवर्नमेंट अपनी गारंटी के लिए स्टाम्प बेचती है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो ए ने अपना मकान बी को बेचा। अब ए अपना मकान जब बी को बेचेगा तो इस मकान को बेचने से रिलेटेड दोनों ओरल एग्रीमेंट नहीं करेंगे, इस एग्रीमेंट को एक पेपर पर लिखा जाएगा। तो जो इस पेपर पे इसके लिखा जाएगा वो पेपर स्टाम्प कहलाएगा। और ये स्टाम्प कौन बेचता है? तो गवर्नमेंट बेचती है। क्यों बेचती है? पैसे के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपना देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत है और इस पैसे को इकट्ठा करने की गवर्नमेंट के पास दो ट्रिक होती है। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। लोन लेना, कंपनियां बेचना, ये सारे कैपिटल रिसिप्ट है और रेवेन्यू रिसिप्ट होगा टैक्स और नॉन टैक्स। तो अपना स्टाम्प ड्यूटी एक नॉन टैक्स है। अब ए ने एक घर बेचा बी को, तो इसकी जो एग्रीमेंट होगा, जो लिखा पड़ी होगी, उसके लिए कुछ स्टाम्प लगेंगे, उसका कुछ पैसा देना पड़ेगा, किस पर कितना स्टाम्प लगेगा, कितना % ड्यूटी होगी, ये सारा पढ़ेंगे अपन इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में। और कौन कौन से स्टाम्प लगते हैं, किस तरह के स्टाम्प, कहाँ जरूरत पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑलाउंसेंस क्या है, रिफंड क्या है, ये सारा पढ़ेंगे अपन इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में। लेकिन जब आप इस तरह के कुछ एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने से ये फायदा हो जाता है कि गवर्नमेंट भी आपके फेवर में आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए ए ने मकान बी को बेच दिया, अगर उसने इसका स्टाम्प पर एग्रीमेंट तो करा ही है, लेकिन अब अगर ए वापस ये मकान किसी सी को बेच रहा है तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहेगी ए के ये गलत है। और गवर्नमेंट क्यों कहेगी? तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 908 जो अपने इंडिया में एप्लीकेबल होता है, तो इसमें गवर्नमेंट भी आपके लिए या आपकी सहायता या हेल्प के लिए खड़ी रहती है। तो इंडियन स्टाम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में मिले हुए लॉ है, क्योंकि जब जब आप इंडियन स्टाम्प एक्ट एप्लीकेबल करेंगे तो अपने आप ही इस पर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाता है कि जो जो एग्रीमेंट किए जाएंगे इंडियन स्टाम्प एक्ट में, इनका रजिस्ट्रेशन कराना या इनको रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी चल सकता है और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। तो इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये दोनों आपस के एक साथ चलने वाले लॉ है। और इंडियन स्टाम्प एक्ट में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड किए जाते हैं और इन जब एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है तो एप्लीकेबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। फिर इसके बाद अपनी बुक के अगले चैप्टर पे आते हैं। तो अब अपने पास लास्ट 2 चैप्टर बचते हैं अपने। एक चैप्टर है अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और एक चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब देखो राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका शॉर्ट नेम है RTI 2005। तो इसको 2005 में लाया था, गवर्नमेंट ने लाया था। और क्यों लाया गया था? तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है इस काम के बारे में जानकारी लेना, ये कहलाता है राइट टू इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, कुछ पता करना है, तो आप एक फॉर्मेट में एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन के बेस पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब ये प्रोवाइड जो इन्फॉर्मेशन की जाती है तो इसके लिए भी हर स्टेट और सेंट्रल में 2 अलग अलग पर्सन होते हैं। स्टेट सरकार, स्टेट में और सेंट्रल में अलग अलग पर्सन होते हैं। एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है जो ये फिक्स करता है कौन सी इन्फॉर्मेशन जनता को देनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन जनता को नहीं देनी है। दूसरा इसमें PIO रहेगा, PIO और एक रहेगा APIO और इन दोनों के बीच में एक रहेगा
इंफॉर्मेशन कमिश्नर, PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एडिशनल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हर डिपार्टमेंट में होता है जिसका काम होता है जो भी एप्लीकेशन या जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उसको टाइम पीरियड पर अवेलेबल कराना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अपने को सरकारी कामकाज में झांकने का मौका देता है, सरकारी कामकाज को समझने का मौका देता है। फिर आते हैं अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आज की दुनिया में सारा चल रहा है, ऑनलाइन है। अब आप अपना मोबाइल चलाते हो, ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हो, और मान लो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है, सिग्नेचर साइबर रेगुलेशन क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, ऑप्शन और पेनाल्टी क्या लगती है, पर्सनल डेटा अंडर द IT एक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को समझने का मिलेगा अपने को मौका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो आज वाली अपनी जो क्लास जो रही है ये पूरी आपके बुक फर्स्ट के बारे में रही है। और फर्स्ट बुक का मैंने 17 ही चैप्टर के बारे में डिटेल बता दी है, जिसमें से आगे के 5 चैप्टर आपके ज्यूरिस्प्रूडेंशन और इंटरप्रिटेशन के रहने वाले हैं, और उसके बाद सारे जनरल लॉ रहने वाले हैं। और जनरल लॉ में भी 2 है, कोडिफाइड एक्ट और अनकोडिफाइड एक्ट। तो कोडिफाइड एक्ट और अनकोडिफाइड एक्ट को समझना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसमें अपने को दूसरा समझना है कि स्टाम्प एक्ट में जो कैपिटल रेसिप्ट्स और रेवेन्यू रेसिप्ट्स होती है उसका भी ध्यान रखना है। तो आज अपनी इस क्लास को मैं अब यहीं पे एंड करता हूँ। और आपके फर्स्ट बुक ज्यूरिस्प्रूडेंशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, अगली क्लास में आप इसको चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज की अपनी क्लास यही खत्म करते हैं। स्टूडेंट को इस पूरी चैप्टर के जो मैंने आज समझाए थे उस तरह से नोट्स बनाकर अपनी कॉपी में लेके आना है। और कल से मैं अब इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट सेकंड देख लेंगे जो भी चैप्टर है। वैसे इसमें है ना, तुम्हारे ध्यान रखना है, देखो चैप्टर नंबर एक तो यूँ बोले तो अपन 17, 16, 15, 12, 14, 6 और 3, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 चैप्टर तो आपके बिल्कुल छोटे चैप्टर हैं जो मुश्किल से 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के चैप्टर हैं। फिर इसके बाद चैप्टर बचते हैं आपके 10। इस 10 चैप्टर में से भी कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। तो मोटा मोटी अपने को इस बुक में कम से कम 8 चैप्टर या 9 चैप्टर और पढ़ने हैं एकदम पक्के। बाकी ये सारे चैप्टर छोटे छोटे ही हैं और इनका मैटर कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो अब अपन अपने सिलेबस को कवर करेंगे एक एक चैप्टर वाइज।